आज हम करेंगे क्लास +2 के लिए इकोनॉमिक्स विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है वो कितने प्रकार का होता है? अर्थशास्त्र होता है 2 प्रकार का। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बिल्कुल ही आसान से शब्दों में बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखो, जो एक मनुष्य होता है वो जीवित रहने के लिए उसकी काफ़ी सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जिन भी साधनों का प्रयोग करता है वो सब का सब उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप? एक व्यक्ति या एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग करता है, जैसे हम सभी के परिवार हैं तो हम देखो अपनी काफ़ी सारी आवश्यकताएं हैं। हमें खाना चाहिए, पीने के लिए हमें दूध चाहिए, ठीक है। तो जैसे हर घर में आज के टाइम में काफ़ी सारे व्हीकल भी हैं, मोटरसाइकिल है, कार है। तो देखो ये सारे के सारे जो साधन हैं हमारे घर में वो हमारी सुविधा के लिए हमने ले रखे हैं। तो देखो हमने ये जो साधन लिए हैं हमारी सुविधा के लिए, ये साधन प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है। जो भी हमने काम किया, जिन साधनों के द्वारा हमने काम किया, वो सारा का सारा अर्थशास्त्र में आता है। एक बार इसको पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ें, असीमित आवश्यकताओं का आपको पता है, जीवित रहने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए असीमित होता है यहाँ पे, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है वो सीमित नहीं है। अगर हमें आज किसी एक चीज़ लेने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बस केवल जीने के लिए वही चीज़ चाहिए। जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी फिर हमारे मन में कोई दूसरी इच्छा होगी कि भाई हमारे पास ये भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक साइकिल लेने की इच्छा है कि भी मैं इधर उधर कहाँ पे जाता हूँ तो मुझे साइकिल चाहिए। तो जैसे ही अपनी साइकिल ले ली, चलो मान लो कि आपने साइकिल ले ली, फिर आप देखते हो कि जो दूसरे लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। फिर आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल होनी चाहिए, यानी कि आपकी इच्छा बढ़ गई। तो फिर मान लो कि आपने मोटरसाइकिल भी ले ली, फिर आपके मन में आएगा कि भाई मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी असीमित हैं, उनको संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों। अब देखो यहाँ पे सीमित साधनों का मतलब समझो। सीमित का मतलब हमारे पास इस टाइम जो भी साधन है केवल वही, उन साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझे? अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। देखो, अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये 2 हैं, अर्थ और शास्त्र, इन दोनों का मीनिंग दे रखा है धन और वैज्ञानिक अध्ययन। शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? धन संबंधी, जिसमें भी मनुष्य धन कमाता है, ठीक है, वो सारी की सारी क्रियाएं जो भी वो धन कमाने के लिए करता है वो सारी की सारी इसमें आती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों घरेलू और प्रबंध से लिया गया है। इनका अर्थ होता है गृह प्रबंध। देखो, घरेलू का मतलब गृह और प्रबंध का तो प्रबंध आपको पता ही है। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं असीमित होती है। गृहस्थ का मतलब यहाँ पे एक परिवार है, ठीक है, जो भी परिवार है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, यानी कि वो सीमित नहीं होती, असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो अगली इच्छा मन में आ जाती है, वो इच्छा पूरी होती है तो अगली इच्छा, इसको हम बोलते हैं असीमित। परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित होते हैं। अब देखो, जो हमारी आवश्यकता है वो तो असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन हमारे पास
सीमित होते हैं वो कौन कौन से, जैसे कपड़े और भोजन। मान लो कि हमारे पास 2 ड्रेस कपड़े हैं और हम और कपड़े ले नहीं सकते, तो ये हमारे पास सीमित हैं, यानी कि 2 ही ड्रेस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं 2 ड्रेस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम और तो ले नहीं सकते, साधन केवल सीमित है। तो देखो हमारी आवश्यकताएं 2 ड्रेस में भी पूरी हो रही है, लेकिन अगर जैसे ही पैसा ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा ड्रेस ले लेते हैं, आवश्यकता फिर भी पूरी होगी। भोजन, वही बात है। अब देखो, मान लो कि अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो वो कैसा भोजन करेगा, वो ठीक ठाक सा भोजन करेगा, अच्छे चावल लाएगा घर में, ठीक है, और यानी कि मीडियम से, ना ही ज़्यादा अच्छे और ना ही ज़्यादा बेकार लेके आएगा, फल सब्जियां वगैरह ये। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह 20,000 हो जाती है, फिर वह क्या करेगा, फिर वह जो चावल लेता था अब थोड़ी सी और अच्छे क्वालिटी के लेगा, यानी कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उसके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा अर्थशास्त्र, ये यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, सबसे पहली परिभाषा है हमारे पास धन संबंधी परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, देखो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, और जो अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है जिन्हें एडम स्मिथ, इन्होंने इसको डेफिनेट किया है परिभाषा को। तो इन्होंने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक का नाम है। इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। देखो इसके मीनिंग को ध्यान से समझो। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो धन है वो क्या है, और धन की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो ये पढ़ो, धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज, यानी कि धन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन कारणों की खोज के बारे में ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है और धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने धन संबंधी परिभाषा पढ़ी, अब हम करते हैं सेकंड परिभाषा, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बात कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। इसके अंदर मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करती है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों। तो यहाँ पे भौतिक पदार्थों का जो मीनिंग है वो है, भौतिक पदार्थ हमारे पास होते हैं जो हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पैसा, सामान, जायदाद, समय, ये सब भौतिक पदार्थों में आ जाते हैं। तो इन पदार्थों की प्राप्ति किसके लिए, कल्याण प्रदान करने के लिए, और इन पदार्थों का फिर वो उपयोग करता है। तो इसमें भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन होता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपना कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने के लिए करते हैं। अर्थशास्त्र में अभौतिक पदार्थों या सेवाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। तो अर्थशास्त्र में वही अभौतिक पदार्थों का अध्ययन नहीं किया जाता, भौतिक पदार्थों का ही अध्ययन किया जाता है। भौतिक पदार्थों का आपको पता चल गया, अभी मैंने आपको बता दिया। रही बात अभौतिक पदार्थों की, अभौतिक पदार्थ हमारे पास वो होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जिनका मापतोल नहीं किया जाता, व जिनका आकार या रंग रूप नहीं होता, हम उनको बोलते हैं अभौतिक पदार्थ। इनसे हम कोई भी सुविधा नहीं ले सकते, इन पदार्थों से। थर्ड है हमारे पास दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा को रॉबिन्स ने
1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी थी। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों यानी कि ऐसे सीमित साधन जो हमारे पास हैं और उसके जो उपयोग हैं वो विभिन्न हैं, यानी कि उसके काफ़ी सारे हम उपयोग कर सकते हैं, तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। एक बार इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्यों के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये साधन न केवल सीमित ही होते हैं अपितु इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों जिनके विभिन्न या वैकल्पिक उपयोग होते हैं के चुनाव का अध्ययन है। इस परिभाषा के अंतर्गत हमारे पास ऐसे सीमित साधन होते हैं जिनके जो प्रयोग हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उसके, यानी कि बहुत सारे। हम अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जैसे कि दूध है, तो दूध के देखो कितने प्रयोग हैं, हम उसको कितनी सारी चीज़ों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें लस्सी चाहिए फिर भी हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं, अगर घी चाहिए दूध को हम घी में भी परिवर्तित कर सकते हैं, पनीर में भी हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास साधन तो एक है लेकिन जो उसके प्रयोग हैं वो काफ़ी सारे हैं। इसलिए हमारे पास जो साधन होते हैं वो तो सीमित है लेकिन उनके प्रयोग क्या होते हैं, उनके प्रयोग काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए बोला जाता है इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। अब हमारे पास एक परिभाषा रहती है विकास केंद्रित परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन, फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है। देखो विकास केंद्रित परिभाषा ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लो। सैमुएल्सन, पीटरसन और फर्गुसन इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है कि भाई अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। तो बार बार वही चीज आ रही है हमारे सामने। अर्थशास्त्र मैं आपको पहले ही भी एक बार बता चुका हूँ कि भाई इसका एग्जाम्पल मैं आप ही से लेके चलता हूँ। जैसे आप लोग, एक बात बताओ मुझे, आप लोग अपना जीवन जीने के लिए काफ़ी सारी आपको आवश्यकताएं होती हैं, तो जो भी आपको आवश्यकताएं पूरी करने के लिए साधन चाहिए, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास ये चित्र देखिए आप। इस चित्र से एक चीज समझ में आ रही है हमें। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखो इसमें इसने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो है कि भाई एक जो मानव है, मनुष्य है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन उसके पास जो साधन है वो सीमित हैं। साधन तो सीमित हैं लेकिन उन साधनों के उपयोग काफ़ी सारे हैं, यानी कि एक ही साधन से काफ़ी उपयोग हैं। अब ये बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि उन अनेक साधनों में से उन सीमित साधनों में से वो किस उपयोग का चयन करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, या फिर वो अपना विकास या फिर अपने परिवार का विकास तथा कल्याण कर सके। तो देखो इसमें अर्थशास्त्र की सारी परिभाषा आप इसी चित्र से समझ रहे हो। एक बार ये भी पढ़ते हैं इसमें। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग। अब देखो अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों, एक मनुष्य है किन साधनों का उपयोग करेगा जिसके अनेक उपयोग हो, कि क्यों करेगा, उनका कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग वो क्यों करेगा, ताकि वो अपना कल्याण कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके। तो ये चीजें हैं जो अर्थशास्त्र के बारे में बता रखी है।
इसमें अर्थशास्त्र के दो मूल अंश दे रखे हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो एक बार मैं आपको पहले इनको एक आसान से शब्दों में आपको मैं समझा देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। तो ये तो देखो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल छोटी मोटी समस्याओं का ही अध्ययन करेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी सारी समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि देखो किससे बना है? ये व्यष्टि में व्यक्तिगत हमें पहले ही नजर आ रहा है। इसमें केवल एक व्यक्ति, एक फर्म या एक परिवार की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। लेकिन समष्टि में समस्त बाजार यानी कि सभी बाजार, समस्त परिवार, ठीक है, तो इसमें सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है व्यष्टि में और समष्टि में। व्यष्टि छोटे सत्र पे होता है और समष्टि बड़े सत्र पे होता है। तो आओ एक बार इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हम पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। भाई जो हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो केवल एक आर्थिक इकाई की क्रियाओं का ही अध्ययन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ यानी कि एक परिवार की नमक के लिए मांग, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति की नमक के लिए मांग, या फिर एक कंपनी की, एक फर्म की नमक के लिए मांग। तो ये सारी चीजें व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। आगे देखो, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग, ठीक है। तो ये सारी हम चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें हम कौन कौन सी इकाइयों का यूज करेंगे? देखो इसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, ये सब इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये बाकी आप एक बार पढ़ लेना, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सत्र पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अब इसमें क्या शामिल किया जाएगा? इसमें बड़े सत्र की आएंगे सारी की सारी। इसमें एक परिवार नहीं आएगा, इसमें सभी परिवार आएंगे। इसमें एक बाजार नहीं आएगा, इसमें सभी बाजार आएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार और कीमत सत्र से संबंधित विषय समष्टि अर्थशास्त्रों के मूल अंग है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के भाग 2 में दी गई है, ठीक है। अभी तो वैसे आप बस एक बार इसको मोटे मोटे शब्दों में समझ लो कि समष्टि होता क्या है। इसके आगे हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आप केवल इतना ही कर लेना, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र तक। तो पहला लेसन हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ये था इसका पहला पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।